गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक पार्ट का चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। सबसे पहले ज्योग्राफी और हिस्ट्री की दोनों अलग अलग कॉपी बनती हैं तो पता ही है, और सिविक्स की भी बनती थी। अब बट 10th में एक पार्ट और ऐड हो जाता है, दैट इज़ इकोनॉमिक। सिविक्स एंड इकोनॉमिक की कॉपी एक ही बनेगी, मतलब ज्योग्राफी की एक, हिस्ट्री की एक, एंड सिविक्स एंड इकोनॉमिक की एक कॉपी बनेगी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमी। Economic when the things which is related to money, that is known as economic. In modern age, everyone desire to have house to live, food to eat, clothes to wear, facility like education and health for their children. इन मॉडर्न एज में हर किसी की डिज़ायर है कि हमारे पास रहने के लिए घर हो, खाने के लिए फूड हो, पहनने के लिए कपड़े हों, और एजुकेशन तो हेल्थ, एजुकेशन मिले हमें और हमारी हेल्थ रहे, अच्छी रहे। बट ऑल दिस पॉसिबिलिटी, जब ऑल दिस पॉसिबल ओनली व्हेन दे गेट एम्प्लॉयड, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम एम्प्लॉयड रहेंगे, जब हम काम करेंगे और काम करके कुछ अर्न करेंगे, वो होगा तभी हम ये सब चीज़ें पॉसिबल होगी। दस कैन फुलफ़िल देयर नीड्स, और हम अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। और इन इकोनॉमिक के अंदर ये होता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम जितना अच्छा कमाएंगे, उतना अच्छा खाएंगे, उतना अच्छा पहनेंगे, और जैसे हम पूरा हमारा जितना भी लिविंग रहता है, ये पूरा डिपेंड रहता है हमारी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। हमारी सैलरी कितनी है, अगर सैलरी हाई होगी तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी हर चीज़ की, हम लग्जरियस चीज़ों को ज़्यादा पसंद करेंगे। ये सब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इन एंशिएंट टाइम इंडिया वॉज नॉन एज गोल्डन स्पैरो। इट मीन्स दैट एट द टाइम इंडिया वॉज प्रॉस्परस एंड डेवलप्ड कंट्री। एंशिएंट टाइम में इंडिया को गोल्डन स्पैरो कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री थी। हेयर द इकनॉमी वॉज मेनली बेस्ड ऑन सिंपल लिविंग, हार्ड वर्क, म्यूचुअल ब्रदरहुड। उस समय क्या था कि रहन सहन हमारा सिंपल था, हार्ड वर्क करते थे लोग, ज़्यादा मेहनत करते थे, और आपस में भाईचारा था, भेदभाव नहीं था। सफिशिएंट फूड ग्रेन्स वर ऑब्टेन from fertile land and cottage and rural industry made their living easy. सफिशेंट खाना होता था, और कुछ आज की तरह कुछ ज़्यादा मॉडर्न खाना नहीं है कि हर चीज़, पहले के ज़माने में इतना कुछ नहीं होता था और ना ही लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता था। Trade was done on large scale with people that the state village were happy and prosperous. In ancient time, under economic development, along with materialistic facility, human value were also given important place. The great thinker Kautilya described these through in the अर्थशास्त्र। अब इसका ये है कि sufficient food obtained रहता था, हम इतना खाना हो जाता था कि हमारा पूरा हो जाए। जैसे आज के टाइम पर रिसोर्सेज बहुत कम हैं पर डिमांड ज़्यादा है। बट पहले ऐसा था कि रिसोर्सेज प्रॉपर सफिशिएंट मात्रा में ग्रो हो जाते थे कि हमको पूरे हो जाएं। बट आज क्या है, रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज आर स्केर्स। दैट्स वाई चीज़ें क्या हो गई हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हो गए हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव यूजेस भी हो गए हैं रिसोर्सेज के। मतलब हम एक चीज़ को किसी एक चीज़ के लिए यूज़ नहीं, जैसे फ्यूल व्हीकल के लिए भी यूज़ होता है और अदर कुकिंग वगैरह में भी यूज़ होता है। तो ये चीज़ें मतलब रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उस चक्कर में रिसोर्सेज का स्केयर हो गए हैं। अब according to the classical economist Adam Smith, economic development has been defined increase in goods and service of country. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं हमारे एडम स्मिथ, जो कि कहते हैं कि गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज़ हो गई हैं। कार्ल मार्क्स भी एक इकोनॉमिस्ट थे जो कि कंसिडर्ड करते थे सोशलिज्म, समाज को। जे.एस. मिल का ओपिनियन था अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टोटली डिफरेंट, उनका इन सबसे बिल्कुल ही अलग था। ही कंसिडर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज टू फॉलो द प्रिंसिपल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा जब हम रूल्स
प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे और लोगों के भले के लिए सोचेंगे, वेलफेयर ऑफ पीपल। जब तक हम लोगों का भला नहीं करेंगे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये J.S. मिल बोलते थे, उनका कहना था कि वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का भला करेंगे तभी जाके हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अब नेक्स्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। फर्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए क्योंकि ये नेवर एंडिंग एक्टिविटी है। हम काम करते रहेंगे, हम एम्प्लॉयड होते रहेंगे और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता ही रहेगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ना ख़त्म होने वाली प्रोसेस है। दिस इज़ कंटिन्यूटी इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन इकोनॉमी एज अ रिजल्ट। किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। मार्केट में किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उससे हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों इंक्रीज़ होती है। नेशनल इनकम का मतलब होता है राष्ट्रीय आय, पूरे हमारे राष्ट्र की आय कितनी है। पर कैपिटा मतलब हर एक पर पर्सन कितनी इनकम को कमा रहा है। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज कंटिन्यूसली। अगर राष्ट्र की इनकम बढ़ेगी और प्रति हर एक पर्सन की इनकम बढ़ेगी तो कंटिन्यूसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है अ लॉन्ग पीरियड प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है बिकॉज डेवलपमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस इसलिए क्योंकि एक तो फर्स्ट तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ना ख़त्म होने वाली प्रोसेस है, तो ये लॉन्ग टर्म तो होगी। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस इसलिए होगी क्योंकि हमारा डेवलपमेंट कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी ख़त्म हो, ये कोई एक लिमिट में नहीं है, ये चलता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ इन एनी वन ईयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू गुड रेन्स। किसी भी साल में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ता है क्योंकि उस साल अच्छी बारिश पड़ी है। देयरफॉर द नेशनल इनकम विल ऑल्सो भी इंक्रीज। इस चक्कर में अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम भी ऑल्सो इंक्रीज, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट ये हम ये नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री आर यूटिलाइज एफिशिएंटली। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हम जो भी रिसोर्सेज हमारे देश में, एक तो सबसे पहले रिसोर्सेज की बहुत कमी है और हम अगर सही तरीके से उसका यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा एक प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हमारा सोशल जो हमारा वे ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव होगा और हमारे सोसाइटी का वेलफेयर भी होगा। नेक्स्ट है नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। National income is the income of a country. It is obtained by adding the monetary values of the commodity and services produced in a country. Defining national income, Marshall write the labor and capital of the country acting on a natural resources, material and non-material, includes services of all kind, produce annually a certain net aggregate of commodity. This is real net annual income of revenue of the country or the national dividend. It means national income क्या होता है, हमारी इनकम होती है कंट्री की, जो कि हम क्या करते हैं, हमारी मॉनेटरी वैल्यूज़ जो भी हमने इस साल कमोडिटी और सर्विसेज प्रोड्यूस करी कंट्री में पूरे साल, वो ऐड करेंगे और द लेबर एंड कैपिटल ऑफ द एक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जितनी भी नेशनल रिसोर्सेज हैं उसका एग्रीगेट मतलब इकट्ठा करेंगे, फिर जाके हम नेशनल इनकम निकालेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है नेशनल इनकम इज़ रिलेटेड टू ऑल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ एन ईयर। मतलब जितने भी आपने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें हैं उस साल वो पूरे मतलब ऐड होंगे। मार्केट प्राइस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड इन नेशनल इनकम।
सारे मार्केट प्राइस के जितने भी गुड्स और सर्विसेज सारे नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होंगे। इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री, जो आपने इनकम बाहर से इनकम कमाई है, जितनी भी इनकम हमने बाहर से कमाई है वो पूरी ऐड होगी। हम मतलब हम रहने वाले, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ के रेसिडेंशियल हैं, बट हम बाहर जाके कमा रहे हैं, पर वहाँ की जितनी भी इनकम होगी वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट की जाएगी। अब नेक्स्ट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? व्हेन द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, देन व्हाट वी गेट इट्स। जब भी हम नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो जितनी भी राष्ट्रीय आय है, मतलब टोटल इनकम है, उसमें डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे तो इससे हमारी पर कैपिटा इनकम निकलेगी। राष्ट्रीय आय और कितने लोग हैं हमारे यहाँ वो डिवाइड कर देंगे तो उससे हर एक पर्सन की इनकम निकलेगी कि कितनी है। पर कैपिटा इनकम से क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चलता है पीपल का उस कंट्री के बारे में। इफ़ पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीज इन अ कंट्री, इट मीन्स द लिव्स ऑफ द पीपल दैट कंट्री आर बिकमिंग हैप्पियर। अगर हर एक पर्सन की इनकम बढ़ती जाएगी तो इससे लिव्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री आर बिकमिंग हैप्पियर, वहाँ के लोग खुश होंगे। इट मीन्स देयर स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इम्प्रूव होता जा रहा है। ये हमारा नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम 100%, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता ही रहता है, ये हमेशा रिपीट हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम में। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम मोस्ट IMP क्वेश्चन। अब इंडिकेटर, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ फॉर मेजरिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। हम मतलब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि कितनी लाइफ मान के चलते हैं कि वो जिएगा। और सेकेंड है रेट ऑफ एडल्ट लिटरेसी, हम एडल्ट लिटरेसी रेट निकालते हैं, उनका रेशो निकालते हैं। थर्ड है पर कैपिटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर कैपिटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि हमने अपने राष्ट्र में, डोमेस्टिक मतलब कि अपने कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्ट बनाया है, हर पर कैपिटा प्रोडक्ट कितना बनाया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर ऑफ दीज 3 फैक्टर्स आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली। अब ये 3 जो फैक्टर्स हैं इनको अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है टू कैलकुलेट कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है। देन आफ्टर देयर एवरेज इज़ कैलकुलेटेड। पहले इन तीनों को अलग अलग प्रिपेयर करा जाएगा, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे हुज वैल्यू इज़ प्रेजेंटेड। इनको 0 से 1 की वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं। द इंडिकेटर ऑफ मोस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टैंड नियर 1। अब 0 और 1 कैसे रखेंगे? अगर डेवलप्ड कंट्री है पूरी तरीके से तो उसको 1 में रखेंगे, एंड जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो 0 के आसपास होगी। ऑन द बेसिस द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर क्लासिफाइड। इसलिए यहाँ पे कुछ साइड में कंट्रीज़ नहीं हैं, उनको 2004 के हिसाब से नॉर्वे को 0.965 था, उसकी रैंक फर्स्ट थी पूरे वर्ल्ड में। ऑस्ट्रेलिया का 0.957 था, उसकी रैंक थर्ड थी। चाइना 0.768, रैंक 81। मतलब ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करा, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग उनको बांटा और उनकी रैंक दी गई। अब फर्स्ट है हाईली डेवलप्ड कंट्री, दोज कंट्रीज हुज इंडिकेटर इज मेजर 0.8 और मोर आर कंसिडर्ड। अब जो कंट्री कि 0.8 से ज़्यादा या 0.8 आती है उसको हम हाईली डेवलप बोलते हैं। मीडियम डेवलप कंट्री को क्या, दोज कंट्रीज आर कंसिडर टू बी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट हुज इंडिकेटर। अब जिसका 0.5 से 0.8 तक के बिटवीन आ रहा है तो हम उसको मीडियम डेवलप कंट्री बोलेंगे। और लेस डेवलप कंट्री जो होगा जिसका रेशो या जिसका इंडेक्स 0.5 से बिलो है तो वो हमारा लो डेवलप कंट्री होगी।
Under the developed program, United Nations Organization Human Development Index has been published 177 countries. अब ये कौन हैज़ पब्लिश किसने करा? 177 कंट्रीज इनको पब्लिश कर दी. अकॉर्डिंग टू दीज इंडेक्सेस 63 कंट्रीज आर हाईली डेवलप्ड. फिर हमने देखा कि 63 हाईली डेवलप्ड थी, 83 जो थी वो मीडियम थी और 31 जो थी हमारी लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री थी. अब हम इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. होप आपको समझ में आया होगा. ये इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 15 था. ये सिविक्स की ही कॉपी में करना है आप लोगों को. और फर्स्ट चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर टिक लगवा दिए थे जिसके लॉन्ग आंसर्स बचे थे. लॉन्ग आंसर्स मैं आपको PDF के थ्रू सेंड कर दूँगी, तो आप लॉन्ग आंसर्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा. ओके, थैंक यू.